सभी को नमस्कार। सहयोग समाचार के एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनय कुमार तनु मैम के साथ आज हम लोग एक और दिन और नई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हुए आज दिन का शुरुआत करेंगे। धन्यवाद मैम। तो आज का पहला आर्टिकल है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने होम स्टेज पे बात की है। तो बेसिकली इसका क्या था कि उस रिपोर्ट में था रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज, ये टाइटल था। और इसका ये था कि हमें जो अपना टूरिज्म है उसे और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म से हमें जो एक हमारा रीजनल डेवलपमेंट होता है, जिस भी जगह का हम डेवलपमेंट करेंगे टूरिज्म के लिए, वो एक पर्टिकुलर डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे कल्चरल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि जगह जगह के लोग आएंगे वहाँ पे घूमने, तो वो बढ़ेगा। जॉब क्रिएशंस तो होंगी ही जब डेवलपमेंट होगा तो। और इससे एक सबसे अच्छी बात जो होगी, हमारी फॉरेक्स करेंसी बढ़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉर उसी के लिए है कि फॉरेक्स करेंसी किसके पास कितनी है। तो उस पर नीति आयोग ने बोला है कि हमें काम करना चाहिए। होटल हम ना बना के अगर हम ऐसा कर दे कि वहाँ पे जो होम स्टेज हैं उन्हें बोल दे कि वो और अच्छे तरीके से अपना डेवलपमेंट करें। जैसे मान लीजिए हमारा घर है और ग्राउंड फ्लोर पे हम रह रहे हैं, तो जो हमारा सेकंड और थर्ड फ्लोर है उसको हम अच्छे से वेल फर्निश्ड करें। वहाँ पे जब लोग आए तो उन्हें होटल में जाके एक रिजनेबल प्राइस पे रूम मिल सके, अच्छा खाना मिल सके। उस पे काम करने के लिए बात किया है नीति आयोग ने। और ये सारी चीज़ें क्यों की गई है, ताकि हमारा टूरिज्म बढ़ सके। टूरिज्म हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं दुबई वगैरह कि पूरा टूरिज्म बेस्ड ही है और उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा। मतलब नीति आयोग चाहती है कि पहले तो हम लोग ये समझ लें कि नीति आयोग से पहले कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो संभाल रहा था इन सब चीज़ों को। वो था हमारा ये प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग पे हम लोग ने क्यों ट्रांजिशन लिया वो पहले हमको समझ लेना चाहिए। प्लानिंग कमीशन जो थी वो मोस्टली थी सेंट्रल्स, मतलब फोकस्ड। उसमें जो मैनेज कर रहे थे या उसको गवर्न जो कर रहे थे मोस्टली सेंटर्ड थे। लेकिन जब से नीति आयोग आया, जिसका नाम है क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू इनोवेशन ऑफ न्यू इंडिया, तो ये जो इंस्टीट्यूट जब से आया इसका फोकस ये है कि स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या स्टेट भी इसमें रहे, मतलब उन लोग का भी रिप्रेजेंटेशन रहे और उसी हिसाब से पॉलिसीज भी बनी। पहले था कि इंडिया ऊपर मतलब सेंटर था, तो वहाँ पे चीज़ें जो डाइवर्सिटी है हमारी, अलग अलग स्टेट की प्रॉब्लम्स है या अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं हो पा रहा था। और नीति आयोग आने से यही है कि वहाँ स्टेट के भी अलग चीफ मिनिस्टर्स वहाँ के उसमें मेंबर हैं, फिर उन लोग का रिप्रेजेंटेशन रहने के कारण उन लोग का साथ में एक कह सकते हैं यूनिफिकेशन के तरीके से डेवलपमेंट होगा, साथ में मिलके हम लोग डेवलप करेंगे। इसलिए नीति आयोग आई। और दूसरा जो ये नई जो डेवलपमेंट जो अभी आई है इसमें बेसिकली है क्योंकि हमारा भारत देश कल्चरली ट्रेडिशनली बहुत रिच कंट्री है। अगर जो हम इससे एक एग्जांपल से देखें तो हमारा मतलब कह सकते हैं पड़ोसी देश मान लेते हैं आप, चाइना। चाइना और हमारा इतिहास का अगर जो देखते हैं तो हम चाइना से ही पुराना इतिहास रखते हैं। सिविलाइजेशन हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन से ही पुराना है। लेकिन अगर जो आप चाइनीज इन्फ्लुएंस देखेंगे वेस्टर्न मीडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत मतलब कह सकते हैं इंस्पायर होते हैं चाइनीज़ ट्रेडिशन से, चाहते हैं कि चाइना विजिट करें, मैंड्रीन सीखें। ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन यही इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कोई तो जानते भी नहीं कि इंडिया है कहाँ, इंडिया की कैपिटल को। यही आप चाइना देखिए तो चाइना मतलब अमेरिका में काफ़ी सारे बड़े स्टूडेंट्स का नंबर है वो चाइना पढ़ने जाता है। तो मतलब चाइना अपनी सॉफ्ट पावर इसी तरीके से बढ़ा रही है, तो इंडिया भी इसी सेक्टर में आगे अपना काम कर रहा है कि किसी तरीके से हमारे पास जो सबसे बड़ी धरोहर है हमारा टूरिज्म, हमारा हर एक स्टेट, यहाँ तक कि हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक अलग मतलब प्लेस और फेस वैल्यू रखता है टूरिज्म में। जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लेते हैं, गया। गया में करीब 2 से 3 जो रिलीजियस वैल्यूज है वहाँ बहुत बड़ी, जैसे बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा प्लेस है वो, फिर आपका हिंदुइज्म का सबसे बड़ा प्लेस है, यहाँ तक कि जैन से भी रिलेटेड वहाँ काफ़ी सारी प्लेसेस हैं। तो ये मायने रखते कि एक एकलौता डिस्ट्रिक्ट बिहार के छोटे से मतलब छोटा डिस्ट्रिक्ट इतना वैल्यू रख रहा है, तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कितने वैल्यू रखते हैं। और अलग अलग गांव, नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा, साउथ इंडिया हो गया हमारा, कश्मीर हो गया,
लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, यहाँ तक कि हमारे अपने स्टेट वाले लोग को नहीं पता है कि हमारे मतलब मणिपुर में लोकटक लेक है जो दुनिया में इकलौती ऐसी फ्लोटिंग विलेज मतलब उसमें ही लोकेटेड है, दुनिया में इकलौती फ्लोटिंग विलेज, दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटक लोकटक लेक में। तो ये सब चीज़ों को सरकार इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए, नेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए ये सब नए नए आइडियाज़ और नई नई पॉलिसीज़ लेके आ रही है। तो इससे सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है हम स्टूडेंट्स को, कि हम अगर जो चॉइस करते हैं कहीं घूमने जाने का, या हमारे पेरेंट्स भी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम अपने भारत देश को घूमें, अपने राज्य को घूमें, अपने डिस्ट्रिक्ट को घूमें, फिर उसके बाद सोचें कि हाँ अपने फॉरेन। तो इस आर्टिकल से इम्पोर्टेंस ये है कि नीति आयोग कब आया आप इस पे देखें। फिर दूसरा, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमी, हाँ हाँ नीति आयोग 2015 में आया। फिर नीति आयोग के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। उससे पहले प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, और जो 5 ईयर प्लान अगर जो देखे तो वो कहाँ से लिया गया, रशिया से लिया गया, जिसको पहले सोवियत यूनियन कहते थे। तो ये सब चीज़ें स्टैटिक जीके और प्रेजेंट दोनों हो गया। और हमारा दूसरा कि टूरिज्म सेक्टर को किस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, इस पे ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करना। जी बताइए। जी हाँ वही हम जैसा कि नीति आयोग ने अपनी ये जो रिपोर्ट निकाली है उसमें वो यही कहना चाहती है कि हम टूरिज्म से और अपनी इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया श्रीलंका का, तो वो पूरी टूरिज्म बेस्ड है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारी कंट्री भी उससे काफ़ी बड़ी है और हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं और हम उसको शेयर कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो उसी पे बात किया है नीति आयोग। सबसे बड़ी जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारे लिए दुख की बात है कि आज 75 साल के इतिहास के बाद भी हम, श्रीलंका भी लगभग हमारे आसपास, ये सब मतलब जो हमारे आसपास के नेशन है हमारे आसपास ही आज़ाद हुए हैं सभी कंट्रीज, लेकिन वो हमसे टूरिज्म में बहुत आगे हैं। आप यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड को लीजिए, तो वो लोग में वो जो उनकी इकोनॉमी है बहुत बड़ी हिस्सा जो जीडीपी का उनका आता है वो टूरिज्म बेस्ड। श्रीलंका के जैसा कि एग्जांपल अद्वितेश ने दिया श्रीलंका का, तो वही है। और इंडिया की वही हमारा सबसे बड़ा दुख की बात है कि हमारा कंट्री 7th लार्जेस्ट लैंड बेस्ड कंट्री है, फर्स्ट पॉपुलेशन पे है, और हमारा सबसे बड़ा चीज़ है जो हर एक 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रेंज में इतनी डाइवर्सिटी है हमारे पास, लैंग्वेज, कल्चर, बोल चाल, फूड में हम लोग कुजीन बहुत हमारी डिफरेंट है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं विश्व पटल पे। हाँ जैसे हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद के टाइम से, स्वामी विवेकानंद हम मतलब हमारी हिंदू फिलॉसफी करीब हजारों साल पुराना है, लेकिन वेस्टर्न को ये पता चला कि इनकी कितनी रिच फिलॉसफी है, ये कुछ ही 200-300 साल पहले पता चला। वो भी किसी एक बहुत मतलब किस तरह से वो कितनी डिफिकल्टीज झेलते हुए अमेरिका पहुंचे वो हम उन जानते हैं, उनको कितनी फेस करनी पड़ी स्वामी विवेकानंद को, फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस में बोलना, वहाँ तक पहुँचना, पहले उन पे हंसना, ये सब मतलब चीज़ें बयां करती है कि भारत रिच कल्चर होने के बावजूद भी हमारी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच रही। क्या पहुँच रही है, वो जो नेगेटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है भारत को, एक तरह से बाकी इंटरनेशनल वैल्यू में बहुत हमारा बेइज्जती हो रहा है, रेसिज्म हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नेगेटिव चीज़ें वायरल हो रही है। जैसे हमारा फूड कल्चर, अभी जो कंटेंट क्रिएशन जो अभी बहुत बूम चल रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो फूड ब्लॉगर्स को एक निश्चित ध्यान देना चाहिए कि आप अगर जो कुछ दिखा रहे हैं तो वो आपके देश में ना होकर पूरे विश्व में जा रहा है। तो हाँ जैसा कि आस्था ने कहा कि जो मतलब अलग अलग हमारे इंडियन ब्लॉगर्स हैं, जब वो बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ के उन लोगों के जो दोस्त हैं वो उनसे जब मिलते हैं पूछते हैं कि भारत में आपको क्या पसंद है, तो उन कहते हैं आपका फूड बहुत गंदा है। फिर वो वीडियोस दिखाते हैं कि हाथ से बनाया जा रहा, बिना कोई सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखे हुए। तो चीज़ें नेगेटिव वैल्यूज आगे जा रही है। तो इससे सीधा हमारे गवर्नमेंट और हम लोग का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा ड्यूटी होनी चाहिए कि हम अपने देश के पॉजिटिव वैल्यूज़ को आगे करें। नेगेटिव ठीक है होनी चाहिए पार्ट हिस्सा, लेकिन पॉजिटिव को प्रायोरिटी दें, क्योंकि हमारे लोकल मार्केट जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, उनको सपोर्ट मिलेगा। फिर हमारा देश जिस चीज़ के लिए फेमस होना चाहिए उसके लिए होगा, रिलीजियस, सोशल, यहाँ तक कि कितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं अलग अलग स्टेट में, उनको भी बूम मिलेगी। तो दूसरा आर्टिकल में धन्यवाद।
अगला आर्टिकल है कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी हैं, उन्होंने 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आर्टिकल 311 के अंतर्गत हटा दिया है उनकी पोजीशन से। तो ये हटाया क्यों गया है कि उनके खिलाफ जो आरोप थे उनके ये थे कि वो एंटी नेशनल मूवमेंट्स कर रहे थे, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। और जब से मतलब जम्मू कश्मीर में प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 311 हुआ, जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से लेके अभी तक में ऑलमोस्ट 77 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाया गया है। तो हम थोड़ा सा आर्टिकल 311 के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 311 कहता है कि जो मतलब वो एक सिविल सर्वेंट को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, एक जॉब प्रोटेक्शन जो होती है कि आपको कोई हटा नहीं सकता, ऐसा हमारा माना जाता है। लेकिन आर्टिकल 311 कहता है कि अगर आपको जिस भी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है उससे ऊपर के ही लोग आपको हटा पाएंगे। उससे अगर आपको मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर जो भी अथॉरिटी होंगी वही आपको हटाएंगी। प्राइम मिनिस्टर के नीचे अगर कोई अथॉरिटी है तो वो आपको हटा नहीं सकती है, या फिर आपकी रैंक भी कम नहीं कर सकती है। आप जिस रैंक पे अपॉइंट हुए हैं उसी पे रहेंगे। और ये आर्टिकल 311 का पहला क्लॉज था, सब क्लॉज 1। आर्टिकल 311 का है कि मतलब आर्टिकल 311 के सब क्लॉज 2 में है कि अगर आपको हटाया भी जा रहा है तो एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, पहले इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ही आपको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 311 के अंतर्गत जिसको जिसको प्रोटेक्शन मिलती है वो है सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट, और जो भी पीपल सिविल पोस्ट पे है यूनियन या गवर्नमेंट में, वो सबको आर्टिकल 311 प्रोटेक्शन देता है। तो और ये सिर्फ सिविल सर्वेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। और इसके जो एक्सेप्शन है कि अगर उन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो प्रूफ हो गए हैं तब उनको हटाया जा सकता है। और दूसरा है कि अगर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सेटिस्फाइड है रीज़न से कि हाँ इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, तो तब भी उनको हटाया जा सकता है। तीसरा है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाइड है कि इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है तब भी उन्हें डायरेक्टली हटाया जा सकता है। तो मैम ये बेसिकली न्यूज़ यही है कि जो सिविल सर्वेंट है, मतलब हमारा गवर्नमेंट जॉब हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर इसलिए गवर्नमेंट जॉब है या मोस्ट प्रिफरेबल जॉब हमारे यूथ के लिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। सबसे बड़ी चीज़ जॉब सिक्योरिटी, जो कि प्राइवेट जॉब्स में नहीं है। मतलब कुछ लिमिटेड जॉब्स को अगर जो हटा दिया जाए तो काफ़ी सारे जॉब्स हैं जिनमें प्राइवेट जॉब्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जितने भी जॉब्स हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको कभी भी फायर कर दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ अगर जो इसमें एग्जांपल लें तो टीसीएस का जो सबसे बड़ा आज तक के इतिहास में उनका जो जो करने वाले हैं वो टीसीएस के द्वारा, वो पहले ही आर्टिकल में काफ़ी दिन पहले आ चुका था। तो इससे एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया कि क्या जो हमारी यूथ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रही है वो वाकई में गलत है, क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है कि इंडिया की जो यूथ है वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट जॉब में, अपना समय देके, अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काल देके एक ही गवर्नमेंट जॉब में देके बहुत वेस्ट करिए अपना टाइम। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि प्राइवेट जॉब के लिए हम तैयारी करें, फिर जॉब लग गई, फिर आपको ये डर रहे कि आपका कल ही आपको फायर कर दिया जा सकता है, परसों कर दिया जाएगा। तो एक तरह का जो इथिकल या मोरल वैल्यूज होता है कि हाँ हम इसमें अपना ऑनेस्टी दें, इसमें पूरा अपना 100% दें, वो एक ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ से आदमी काम चोरी स्टार्ट कर देगा। तो वो सब चीज़ें इसी के लिए कह सकते हैं ये आर्टिकल जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 311 वो इसी को सपोर्ट करे कि मतलब एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी मिले कि वो चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और उनको उनके मतलब जहन में ये डर नहीं रहे कि हमारे ऊपर वाले या हमारे नीचे वाले हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो हमें यहाँ से फायर करवा दे या किसी कारण से यहाँ से हटा दे, कहीं और भेज दे। तो ये सब चीज़ों से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल आए। खास करके अगर जो जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लें तो ऐसा क्षेत्र है जब से धारा 370 हटा है या उसका कुछ सेक्शन हट गया है, उसके बाद से जो वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जैसे बैंक का एग्जाम्पल, क्या पता आप लोगों ने वो न्यूज़ सुना होगा कि नहीं, वहाँ काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट जिन पे
शूटिंग, मतलब जिनको शूट किया गया वहाँ के रीजनल कह सकते टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या अलग अलग उन पे गोली चलाई गई, काफ़ी सारे लोग मर भी गए। तो मतलब ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतें को देखते हुए सरकार ऐसा चाह रही है कि किसी तरीके से उनको सिक्योरिटी मिले, कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं काम करने उनके मन में एक डर ना हो के एक प्राइड हो कि हम भी अपने देश के प्लेस में ही काम करें। क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर शुरू से थोड़ा एलिनेशन फील करता है, वहाँ लोग जाने से डरते हैं। जैसे अभी हाल ही का एक जो पहलगाम वाला अटैक हुआ उसको देख ले, और काफ़ी सारे ऐसे पहले हैं। तो इम्प्लॉयज़ वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएँ, ब्यूरोक्रेसी सही से कर पाए चीज़ों को, इसलिए ये आर्टिकल हमें उनको एम्पावर करता है, ये ध्यान रखें। अगला आर्टिकल है, अभी हमने पहला आर्टिकल जैसे पढ़ा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि टूरिज्म बढ़ाना चाहिए। तो जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार के लोअर पार्ट में है, उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार का जस्ट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहा है। 2021 में प्रोजेक्ट के लिए बात हुई थी कि हम वहाँ पे एक लार्ज पोर्ट बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे बड़ी, और वहाँ पे एनर्जी प्लांट्स लगाएंगे, मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे हम। तो उस डेवलपमेंट के लिए का ऑलमोस्ट 13,075 हेक्टेयर की फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। इतना फॉरेस्ट क्लीन करके अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए डेवलपमेंट है? पहला क्वेश्चन ये था। और जो एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, हाँ, फॉरेस्ट राइट, ये 2006 में आया था। इस एक्ट में बेसिकली कहा गया है कि अगर कोई फॉरेस्ट है और उसमें कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं तो पहले आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम फॉरेस्ट क्लीन करेंगे, यहाँ ये चीज़ें होंगी, आपसे आपके लिए ये बेनिफिट्स रहेंगे, तो वो होता है। और हाँ, अभी की जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू उनसे परमिशन ली है और उन्होंने हमें ग्रांट कर दिया है। लेकिन अभी वहाँ की जो एम्बेसी थी, मतलब ट्राइबल्स की जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है कि कोई भी कंसेंट नहीं लिया गया है और जो कंसेंट दिखाया जा रहा है वो फेक है। तो इस पे क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये हमारे राइट्स का वायलेशन है? क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हमारी कम्युनिटी है, हम सबके जैसे ही है, तो क्या उनका कंसेंट ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पे रह रहे हैं। और है कि जो निकोबार है वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, क्योंकि वहाँ से जो हम ये पूरा ट्रेड हमारा चलता है, वर्ल्ड का ट्रेड, हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो मतलब ट्रेड तो हमारा बढ़ेगा ही, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी और वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ये सब तो अच्छी बात है। लेकिन इसके जो कॉन्स हैं वो है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत इफेक्ट होगी इससे, और वहाँ पे बेसिकली अर्थक्वेक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो भी एक कंसर्न है कि हम डेवलपमेंट करने तो जा रहे हैं, क्या पता कभी ऐसा अर्थक्वेक आ जाए कि उस डेवलपमेंट का कोई मतलब ही ना रह जाए, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग लगा रहे हो और अर्थक्वेक में वो सब खराब हो जा रहा है, तो उस पे है। और जो भी वहाँ पे मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए काम हो रहा है उसमें बोला गया है कि मतलब ये बनाया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके थ्रू एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया कि आप वहाँ जाके चीज़ें देखिए कि प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई भी माइग्रेटेड बर्ड या एनिमल है ही नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ये तो या तो जो ये रिपोर्ट बना रही है ये फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी वहाँ पे बर्ड या एनिमल्स हो ही ना। बड़े तो एरिया में। और जो लेकिन गवर्नमेंट इस पे जो बात कर रही है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये करना ज़रूरी है, तो वो भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपने मतलब हमारी जो राइट्स हैं हम उन्हें चुने या हम जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसे चुने इस पे। और जो ट्राइबल्स की कंप्लेंट है उसका एक कंसर्न आ रहा है कि उनकी राइट्स मतलब उनके लिए बनाया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया कि आप उनसे कंसर्ट लेंगे, उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं कि कंप्लेंट आ रही है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है।
तो यही सारी है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्राइबल ने हमें बोल दिया है कि गो अहेड आप काम कीजिए, लेकिन ट्राइबल कंप्लेंट करके कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। हम्म। कंसर्न का टॉपिक है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 13,000 हेक्टेयर, सच अ लॉन्ग एरिया। मतलब जैसा कि आपने सवाल उठाया अभी, कि वही एक सवाल, मतलब मैम ने तो पूरा लगभग एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें कुछ बचा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक सवाल जो काफ़ी समय से ऐसा उठ के आ रहा है कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और ऐसी जगह पे कर रहे हैं जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट करना भी वो मतलब उनके लिए डेवलपमेंट है? वो पेड़ पौधे के बीच रहना सीख रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कमी है कुछ चीज़ की। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर जो हमें एक थ्योरी आती है जिसमें कहा जाता है कि हम जब भी मूवीज बनाते हैं एलियन को लेके, तो उसमें ये होता है कि एलियन हमारे पे हमला कर रही है। क्यों क्यों ये थ्योरी लाया जाता है कि एलियन जब भी अर्थ पे आएगी वो हम पे हमला ही करेगी, क्योंकि हम वही नेचर के हैं। इन कभी भी किसी ऊंची सिविलाइजेशन ने या कह सकते हैं वेपनाइज सिविलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन ने दूसरे जो कम एडवांस सिविलाइजेशन उस पे उनसे इंटरेक्शन हुआ दोनों में, तो जो कम एडवांस सिविलाइजेशन है उसको घाटा ही सहना पड़ा है। जैसे हम कंपेयर करें तो अफ्रीका, अफ्रीका आज बर्बादी, मतलब हर उसके स्टेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। वहाँ लगभग पॉपुलेशन ट्राइबल थी। हम जब वहाँ लेके गए उनको टोबैको टोबैको मतलब एडिक्शन में ले आए, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गई, वहाँ क्राइम बहुत ऊपर बढ़ गया। उससे पहले वो सही से अपने इकोलॉजी से जी रहे थे। वैसे ही अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड है, वहाँ पे एक वर्ल्ड में मोस्ट आइसोलेटेड ट्रैवल ग्रुप रहते हैं। अभी तक उनको एग्रीकल्चर भी नहीं आता। तो सरकार हमेशा कहती है, अभी भी वो हंटिंग एंड गैदरिंग पे ही चल हाँ, रहे हैं। नॉर्थ सेंटिलीज, वो उनको सेंटिलिनियंस कहते हैं। अगर जो आप सर्च करें इंटरनेट पे तो काफ़ी सारे, मतलब उनकी नॉलेज नहीं है इसलिए, हाँ ट्राइब है वो, मतलब उन पे नॉलेज इतना ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि उनसे जब भी हमने इंटरेक्शन करने की कोशिश की, उन्होंने मतलब उनके द्वारा यही कहा गया, या कह सकते हैं वो सिंबल किया गया कि आप हमसे दूर ही रहें, हम जो हैं सो खुश हैं, क्योंकि हमारी भाषा पहले उन्हें समझ में नहीं आती। नहीं, डेवलपमेंट अगर जो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो डेवलपमेंट यही कहा था कि लार्जर विल, जिस चीज में ज्यादा लोगों का भला हो रहा है वही डेवलपमेंट है। कुछ लोगों का नुकसान होगा, अवश्य होगा, वो हमें बियर अप करना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैम ने बोला वो कटेगा नहीं कटेगा, तो वहाँ पे जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, जॉब्स नहीं क्रिएट हो, काफ़ी सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको कैसे जॉब्स मिलेगी, वो भी बात है। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, अभी इंडिया में जॉब कंसर्न भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और उतने ही रेट से बढ़ती जा रही है। हाँ ये यही बात है कि मतलब देखिए आप, डिबेट यही चल रही है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो करना ज़रूरी भी है हमारे लिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने भी जो भी अपना मुद्दा दे रही है कि हम इसलिए कर रहे हैं, और हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है। हमारे पास जितनी लैंड है हम उसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के काम कर ले, जॉब क्रिएट्स कर ले, या हम स्टार्टअप से कर ले। उन्हीं सारी चीज़ों पर डिबेट। एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने सुना होगा यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल गोल्स रखे गए हैं, 17, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल यही है कि रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट या कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हम पहले से काफ़ी सारा, मतलब हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 से 1.5 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है, ग्लोबल टेम्परेचर अर्थ का। और अगर जो 2 डिग्री से ऊपर चला गया, जो कि अटकलें लगाई जा रही है कि 2 डिग्री तो रहने दीजिए, आप 3 डिग्री बढ़ेगा, वो चीज़ें और एक्सट्रीम होने वाली है। तो उसको रोकने के लिए एक तरफ तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पेड़ लगा रहा है रोड के किनारे, या अलग अलग एरिया को एक्वायर करके पेड़ लगा रहा है। फिर एक तरफ उन्हीं से परमिशन लेके हमारी अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री वो पेड़ काट रही है। तो ये कहाँ तक यार रहने वाली बात है? आप या तो पहले लगा लीजिए या तो काट लीजिए, क्योंकि किसी भी पेड़ को, एक पौधे को पेड़ बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। अगर जो उतना समय तो हमारे पास है ही नहीं साइंस के द्वारा।
साइंस की माने तो हमारे पास उतना समय है नहीं, 5 साल मुश्किल से 6 साल, अगर जो हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए तो बहुत चीज़ें एक्सट्रीम चली जाएगी। तो हमें कंसर्न देना पड़ेगा कि आज के डेवलपमेंट को देखते हुए आप फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हैं, क्या कहाँ तक ये सही है। आप जैसे हमारे माँ पिताजी की जनरेशन को देखें या हमारे भाई बहन बड़े भाई बहन की जनरेशन को देखें, सबसे ज़्यादा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो वर्ल्ड अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन किया उन्हीं के द्वारा किया गया। और सबसे ज़्यादा जो अवेयर, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करे वो जेन जी जनरेशन निकली, जो सभी बदनाम है अभी। हम ही वो हैं जो सवाल उठा रहे हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस है कि देश को बचाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग वाकई में एक प्रॉब्लम है भी, मानते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम से बहुत सारी इंगेज हैं, हमें अपने ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, खुद से डिप्रेस्ड हैं, हम खुद से बहुत परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर है वो यही जनरेशन है। लेकिन और हमारी जो मदर फादर की जनरेशन है वो वर्ल्ड वार सेकंड में एंगेज थी, या भाई बहन की जनरेशन थी वो ग्रेट डिप्रेशन में एंगेज थी, या टेक्नोलॉजिकली पहली बार आया उससे एंगेज थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना नहीं करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाला, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन इस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जेन अल्फा जिसको कह रहे हैं, आने वाली जनरेशन ये जो आ चुकी है, उनको वो इन्वायरमेंट दें जो हमें मिला, कम से कम वो तो दे ही सकते हैं। ये नहीं कि रिस्टोर करके हमारे 100 साल 200 साल पहले वाले इन्वायरमेंट दें, लेकिन जो है वो दें। इसीलिए सबसे बड़ा डिस्कशन यही है कि क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है कि नहीं। अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर को भी ध्यान रखते हुए प्रेजेंटली डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं हो, विकास हो, लेकिन ऐसा विकास जिसमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान रखते हुए। अगर जो आप पेड़ काट रहे हैं तो आप एक अपना प्रोबेबिलिटी लगाएं, एक रिसर्च करें कि इतने पेड़ काटने के बाद इतना पेड़ लगाएं, ये जितने से जितने कम पेड़ कटें या इन्वायरमेंट को असर पड़े। ये बेसिकली तो ये डिबेट, मतलब इस पे तो काफ़ी समय तक हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा भी डिबेट चल रहा है। हम्म यही सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे जीवन में, मतलब हम तो बचपन से अगर जो 7-8 क्लास से ले तो उस समय के बाद से ग्लोबल वार्मिंग को लेके मेरे अंदर थी अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न आ गया कि भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से टॉपिक था लेकिन लोगों ने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब जिस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए उसने ध्यान, आज ग्लोबल वार्मिंग आपको बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग आज ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी हो चुकी है। मतलब अगर जो कैटास्ट्रॉफी का मतलब करें तो विनाश, हम लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हम लोग कुछ रोक नहीं पाएंगे, चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। तो वहाँ तक वहाँ तक तो वहाँ तक पहुँचने से पहले मतलब चीज़ें को हम लोग रिस्टोर करना जरूरी है, अगर जो हम लोग ध्यान दें तो। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम कभी हो सके तो डिबेट रख सकते हैं। अगर पहली बात तो ये कि हम आज मंडे है तो हम सैटरडे और संडे दोनों का आर्टिकल साथ में डिस्कस करेंगे। तो 23 अगस्त का अगर जो आर्टिकल देखें तो 23 अगस्त का आर्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट था कि 23 अगस्त को ही 2 साल पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत गर्व करने वाला न्यूज़ है। जो हम पूरे मतलब कह सकते हैं दुनिया में एकमात्र ऐसे देश बन गए जो साउथ मून के साउथ पोल पे लैंड किया। हाँ, मतलब हमने, एक कहा जाता है कहावत कि जितने में बॉलीवुड की मूवी बनती है या हॉलीवुड की मूवी बनती है उतने में हमने एक मिशन कंप्लीट कर लिया, उतने से कम पैसे में कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इस हाँ, इसके लिए सरकार ने उसको रिमेम्बरेंस में कहा कि एंशियंट विजडम, मतलब आर्यभट्ट से गगनयान तक। हमारे आर्यभट्ट मतलब कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं एंशियंट। कहा गया सरकार को इंक्लूजन करना है एंशियंट नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से। तो गगनयान हमारा, जैसा कि आप लोग को बताएं, तो गगनयान एक बहुत बड़ा मिशन है हमारा आने वाले समय में कि इंडिया की इंडिजिनली बिल्ड रॉकेट या मिशन रॉकेट पे हम अपने इंडियन को ही हम अपने से खुद से भेजें, क्योंकि इंडियन गए हैं अभी तक स्पेस में या मून पे, वो मून पे नहीं स्पेस पे वो गए हैं नासा के हेल्प से या इस रूस के स्पेस एजेंसी की हेल्प से। तो इसरो चाहती है कि इंडिया मेड इन इंडिया करे, सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये तो हमारा नारा। दूसरा
शॉर्ट न्यूज़ को देखें हम, जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि एआई का इंक्लूजन हाई कोर्ट मतलब जुडिशियरी में, एआई हर तरफ आ रहा है। तो केरला, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमेशा हर बार की तरह केरला इनोवेशन को सबसे पहली ऐसी स्टेट बनती है जो एक्सेप्ट करती है। तो केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई, केरला हाई कोर्ट पॉलिसी 2025, जिसमें उन्होंने एआई को इंक्लूजन दिया जुडिशरी में आने के लिए। तो यहाँ से बहुत बड़ा सवाल उठ के आ गया कि अगर जो एआई आई, इथिकल चैलेंज होगा, फिर दूसरा होगा डाटा ब्रीचिंग का, फिर होगा इंटरनेट, क्या पता हमें कंटिन्यूअस इंटरनेट स्पीड मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता एआई कोई बायस चीज़ बोले, क्योंकि एआई बेसिकली किसी के द्वारा बनाई गई है, तो जो बनाया है उसका बायसनेस उसमें आएगा, ये ऑब्वियस है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की और ह्यूमन ओवरसाइट, मतलब हम देखते हैं कि ह्यूमन जिस तरह से क्रिटिकली रेशनली चीज़ों को देख पाता है, इमोशनली देख पाता है, क्या एआई उसको देख पाएगा? तो जुडिशियरी में लाना ये सही है कहाँ तक या गलत है, ये चीज़ों नहीं, ये अभी मतलब बेसिकली जो कोशिश यही है कि इंडिजिनली बिल्ड एआई को हमें एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, तो अभी इस पे बात चल रही है, पॉलिसी आई है तो इस पर अभी डिबेट डिस्कशन चल रही है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस हम लोग ने पहले देख लिया कि इथिकल चैलेंज है, फिर दूसरा इंटरनेट और डाटा को लेकर स्टोरेज, हमारे पास सबसे बड़ी कमी है स्टोरेज को लेकर। पूरा जो इंटरनेट का डाटा है, अभी आपको बताऊं तो हमारा खुद का डाटा जो आप वीडियोस और इंस्टाग्राम पे खूब मजे से अपलोड करते हैं, वो यूरोप में स्टोर हो रहा है। हमारे पास हमारा अपना डाटा नहीं है। कई बार सरकार ने बोला है, गूगल या अलग अलग कंपनी से, कि जो डाटा हमारी है वो आप हमें दे दें, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं, हम अपने पास वो डाटा रखेंगे, हमें वो राइट्स रहने चाहिए, राइट टू प्राइवेसी। फिर उसका लेकिन उन्होंने हमें डाटा नहीं अभी तक प्रोवाइड किया, तो सारी डाटा यूरोप के एक बड़ी सी डाटा स्टोरेज के पास रहती है, मतलब उन्हीं के पास रहती है बेसिकली कहा जाए तो। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है निकल के आ रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास एकदम नहीं, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट में टॉयलेट्स की अभी दिक्कत चल रही है, और एआई को हम लेके आएंगे तो अगर जो सुपर कंप्यूटर लाना पड़ेगा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, उसको लेके हमें कंसर्न है। तीसरा जो शॉर्ट न्यूज़ अगर जो हम देखे ध्यान दे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 11 अगस्त वाला, उस पर एक और नया अपडेट आया कि जो ये अभी उन्होंने वापस से अपने डिसीजन को वापस से लिया। तो क्या मतलब पहले बिना किसी रिसर्च के उन्होंने ये वर्डिक्ट सुना दी, इस पर सवाल उठता है। फिर आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो हमने जो वर्डिक्ट दिया वो सही नहीं था, इथिकल नहीं था, हम इसे वापस ले रहे हैं, कुत्तों को वापस छोड़ दिया जाएगा। तो चीज़ें यही है कि पहली बात तो हमारा जुडिशरी ऑलरेडी बहुत स्लो काम करता है, और उसमें भी आप एक चीज़ पे दो डिसीजन दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंसर्न है। तीसरा ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जो दूसरा वर्डिक्ट आया उसमें उन्होंने यही कहा कि जो डॉग्स हैं उनको आप अभी भी फीड नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात है कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं उनको ध्यान देना है कि आप इंडिविजुअली फीड नहीं कर सकते, फीडिंग एरिया बनाई जाएगी, वहाँ आप जाके आप फीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप रोड पे, स्ट्रीट पे, किसी घर के सामने पार्किंग एरिया पे आप किसी डॉग को फीड करें, ये अभी भी लॉ मतलब इलीगल है। अगर जो आप ये काम करते पकड़े जाते हैं तो आप पे किसी जुडिशरी का मतलब होगा, आप पे क्रिमिनल, आप क्राइम के अंदर आ जाएंगे फिर वो। तो ये बहुत बड़ी ध्यान दिया। दूसरा बात ये कहा गया कि इसमें एनजीओ को इंक्लूजन दिया जाए। तो मैम आप इसमें मतलब यही मेरा सवाल है कि जो गवर्नमेंट पहले जुडिशरी इतना स्लो काम कर रही है, ऑलरेडी ये नई वर्डिक्ट सुनाई जा रही है एक ही क्वेश्चन पे, तो ये कैसे देश के लिए प्रॉब्लमेटिक है या सिचुएशन और सीवियर होती जा रही है? सर, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हमारा गार्जियन ही किसी मुद्दे को लेके श्योर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो भी हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके मन में एक सवाल उठा रहा है कि क्या हमने जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दे रखी हैं वो सही है या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को वो सही है या नहीं, और जितने भी डिसीजन आज तक ले रही है सुप्रीम कोर्ट वो किस बेसिस पे ले रही है, क्या उसमें भी ऐसा कुछ है कि उसे रीथिंक करने के लिए मजबूर किया जा सकता है,
पहले उसने ऐसा कोई डिसीजन दिया हो जिस पे उसको फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत हो। ऐसे में और भी बहुत रीजनल केस भी मतलब रीजनियम के रिलीजन के केस भी निकल के आ सकते हैं। जैसे राम मंदिर का दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, उसके बाद राम मंदिर बन गई। अभी जैसे आप अपने अगर बार बार आप अपने डिसीजंस चेंज करेंगे तो आपकी जो परमानेंट डिसीजन है उस पर भी सवाल उठने लगेंगे। तो हाँ, क्रेडिबिलिटी कम होगी और अकाउंटेबल भी आप नहीं रह पाएंगे। मैम जैसा कि एक और सवाल अभी उठाया जा रहा है कि जो डॉग को लेके प्रोटेस्ट करने हमारे मतलब रोड पे आए, स्ट्रीट्स पे आए, हाँ एनिमल एक्टिविस्ट उनको कहा जाए तो सो कॉल्ड एनिमल एक्टिविस्ट काफ़ी सारे, हर किसी को नहीं। तो उनसे एक सवाल पूछा गया रिपोर्टर्स के द्वारा कि आपने कभी पहले देश के मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट किया? इससे भी सीवियर मुद्दे आए हैं देश को लेके, जब पेड़ कटने की बात आए या और भी अलग अलग एनिमल, तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये जो सिलेक्टिव एक्टिविज्म है हमारे देश में जो निकल के आ रहा है वो कहाँ तक सही है? जैसे पहली बात तो वही लोग दिखे हम लोग को जो प्रोटेस्ट करते हैं वो जो प्रिविलेज्ड हैं। हम लोग किसी ने नहीं देखा कि किन्हीं के कपड़े फटे हो या कोई एक जरूरतमंद गरीब आदमी डॉग को लेकर प्रोटेस्ट करने आए, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा, वो कहाँ से डॉग के लिए प्रोटेस्ट करेगा? पहले खुद ही तो बच जाए। तो ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म हो रहा है, तो उसको लेकर जो रिपोर्टर्स मतलब चीज़ें हैं कि कहाँ तक ये सही है कि आप एक तरह से पहले प्रिविलेज्ड हैं, आपको हर एक चीज़ों में आके आगे प्रोटेस्ट करना चाहिए या अवेयरनेस फैलानी चाहिए, तो आप डॉग को लेके कर रहे हैं। आप इससे पहले दिल्ली सबसे बड़ा क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, इसके लिए कहाँ तक हुआ? तो ये चीज़ें बहुत क्वेश्चनिंग है इस आर्टिकल में। तो हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम यही एनर्जी के साथ कल आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।